ठीक है, तो ये है AWS सर्टिफाइड डेवलपर एसोसिएट। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको वेब डेवलपमेंट को समझना पड़ेगा कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है, उसमें हम करते क्या हैं। तो आप में से किसी को ये पता है कि हम जो वेबसाइट लिखते हैं www.google.com, तो ये हमें नज़र कैसे आती है? हमने ब्राउज़र पे लिखा, वो हमारे कंप्यूटर में तो नहीं होती, तो उसका पूरा रूट क्या होता है, पूरे किस किस रूट से वो गुजरती है। सबसे पहले आपके पास यूज़र होता है, ठीक है, और उस वेबसाइट तक पहुंचने के लिए हमें एक और क्लाउड की ज़रूरत होती है जिसको इंटरनेट कहा जाता है। और उसके बाद हमें ज़रूरत होती है DNS सर्वर की। DNS सर्वर का पता है नबील? DNS सर्वर एक काम करता है, इसको कहा जाता है डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है कि ह्यूमन रीडेबल जो डोमेन नेम्स हैं, जैसे यहाँ पर इसने एग्जाम्पल में दिया हुआ है amazon.com, www.amazon.com, और वो कन्वर्ट किसको करता है? इस नाम को कन्वर्ट कर देता है IP एड्रेस के अंदर। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी हमारे पास वेबसाइट्स हैं, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट से गूगल को पिंग किया, तो यहाँ पर आपको ये गूगल का नाम नज़र आ रहा है www.google.com, और इसके साथ एक ये डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। इन डिजिट्स को IP एड्रेस कहा जाता है, क्योंकि मशीनों के नाम नहीं रखे जाते, उनके नंबर रखे जाते हैं। तो हम नंबर इतने याद नहीं कर सकते। हम वेबसाइटों के नाम याद करते हैं, लेकिन उनका नाम जो होता है वो नंबर्स के अंदर होता है। तो उन नामों को और नंबर्स को मैच करने के लिए एक सर्वर डिज़ाइन किया जाता है जिसको हम DNS सर्वर कहा जाता है। और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है उस वेबसाइट की, जिस वेबसाइट को वहाँ पे रखा गया होता है। कोई ना कोई सर्वर होता है, वहाँ पर हम उस वेबसाइट को स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेट सपोज हमें एक वेबसाइट चाहिए xyz.com, यूज़र ने टाइप किया, यहाँ से ये रिक्वेस्ट जाएगी हमारी इंटरनेट के ऊपर। वो इंटरनेट क्या करेगा? वो रिक्वेस्ट भेजेगा DNS सर्वर को। DNS सर्वर के अंदर जैसे एक्सेल की शीट होती है, इस तरह की शीटें भरी हुई होती है। उसमें एक तरफ वेबसाइट का नाम लिखा हुआ होता है, एक IP एड्रेस। वो उसके अंदर लुकअप करता है कि ये जो नाम है ये कौन से IP एड्रेस के साथ कनेक्ट है। हाँ, लिंक होती है उनको, नहीं, HTTP का जो लिंक है ना, वो आपका डोमेन है जो ह्यूमन रीडेबल है, हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मशीनें होती हैं उनके नाम नहीं होते, उनके नंबर होते हैं, उनको IP एड्रेस कहा जाता है। तो DNS सर्वर हमें बताता है कि ये जो नाम है फिलहाल IP एड्रेस पर पड़ा हुआ है। फिर ये रिक्वेस्ट उस सर्वर को भेजता है जिसके IP एड्रेस के साथ उसका नाम मैच होता है। फिर ये रिक्वेस्ट जाने के बाद वो सर्वर हमें रेस्पॉन्स भेजता है, और वो रेस्पॉन्स DNS से होता हुआ दोबारा हमारे यूज़र की तरफ आता है और हमें वो वेबसाइट नज़र आ जाती है। ये ओवरऑल प्रोसेस है, आर्किटेक्चर है आपका वेबसाइट को देखने का। लेकिन इस कोर्स के अंदर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को देखेंगे जो सर्वर बनाए जाते हैं, जिन पर वेबसाइटें रखी जाती हैं। यहाँ पर दिखाने के तौर पे हमने सिर्फ 2 CPU दे दिए आपको, लेकिन हकीकत में ये ऐसा नहीं होता है। जितनी भी वेबसाइट हैं उनके बहुत बड़े क्लस्टर बनाए जाते हैं। क्लस्टर क्या होता है? इनको हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पर हमने एक क्लस्टर बना दिया। क्लस्टर क्या होता है? एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया होता है, कोई बिल्डिंग होती है जो हम परचेज करते हैं, फिर उस बिल्डिंग के अंदर हम अपने एप्लीकेशन वेबसाइट्स को स्टोर करते हैं। और ये जो देख रहे हैं आपको, ये जो रेक नज़र आ रहे हैं ना, इन रेक के अंदर बहुत सारे CPU लगे हुए हैं, ठीक है। 100,000 CPUs रखे जाते हैं और उनके ऊपर आपकी वेबसाइट रखी जाती है। और अगर वेबसाइट के साथ आपका डेटाबेस भी है जिसके अंदर यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह है, तो उनके लिए एक अलग रेक बनाए जाते हैं। हाँ, सेम को मैंने कॉपी पेस्ट किया है क्योंकि उन सब में CPUs ही होते हैं, ठीक है। और सबसे इसेंशियल चीज़ जो यहाँ पर होती है वो हमारा होता है फायरवॉल। हमारे जितने भी डेटा सेंटर होते हैं उनको हम एक फायरवॉल लगा देते हैं, आग की दीवार। तो ये हकीकत में आग की दीवार नहीं होती, ये एक डिवाइस होता है इस तरह का। ये जो नीचे मैंने डिवाइस दिया आपको सिस्को का फायरवॉल, इस तरह के, ये इंटरनेट से आने वाले थ्रेट, वायरस उनको जला देती है, उनको ख़त्म कर देती है, उनको आपकी वेबसाइट के ऊपर अटैक करने से रोकती है। नहीं, ये एक ही होता है। ये मेन एंट्रेंस जहाँ होती है ना आपका, जहाँ से इंटरनेट से कनेक्शन हो रहा है, उसके बीच में हम ये फायरवॉल लगा देते हैं। अब क्लस्टर एक ही बनता है,
एक वेबसाइट के लिए क्लस्टर बनता है, ठीक है। क्लस्टर होता क्या है? क्लस्टर ये जो पूरा हमने देखा, ये पूरा क्लस्टर है। इसके अंदर बहुत सारे आपके सीपीयू रखे जाते हैं, उनके अंदर वेबसाइट को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो फायरवॉल क्लस्टर के अंदर क्यों आता है? फायरवॉल क्लस्टर के मेन एंट्रेंस पे लगाया जाता है ताकि बाहर, हाँ, इंटरनेट गेटवे, क्लस्टर के अंदर एप्लीकेशन और वेबसाइट के अंदर डेटाबेस। हाँ, ये पूरा डेटाबेस आपका अंदर बिल्डिंग में पड़ा हुआ है। अब बाहर से जो मैंने इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट भेजनी है ना, वहां पर मैंने फायरवॉल लगा दिया। अब क्या है, बाहर से कोई अटैक अंदर नहीं कर सकता और अंदर से मेरा कोई डेटा चोरी नहीं कर सकता। उसके लिए एक छोटा सा डिवाइस लगता है सिस्को का, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड्स। लेट सपोज मैंने सब शुरू में बनाई तो 100 यूज़र थे मेरे पास, मैंने 10 कंप्यूटर लगा दिए अपनी वेबसाइट के। उसके 1 साल बाद 1000 यूज़र बन गए मेरे। अब मैंने 100 कंप्यूटर इंस्टॉल करवा दिए। उसके बाद 5000 मेरी डिमांड और इंक्रीज होती गई वेबसाइट की, फेम बढ़ता गया मेरा, तो 5000 पे 500 सीपीयू लगा दिए मैंने। फिर 5000 50,000 बन गए, एक 10,000 लगा दिए। अब अचानक से एक और कंपनी वेबसाइट खोल दी, एक और कंपनी ने। अब मेरे पहले 5000 यूज़र थे, अब उसमें से रिड्यूस हो गए वो 10,000 हो गए 50,000 में से। अब 10,000 को फैसिलिटेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 कंप्यूटर्स चाहिए। अब जो 10,000 मैंने लगाए थे उसमें से 9,000 तो फजूल हो गए ना मेरे, अब वो तो एक्स्ट्रा हो गए, मेरे पास यूज़र ही नहीं है इतने। अब वो रिटर्न भी नहीं हो सकते, रिटर्न करूंगा तो भी मैं उसी में जाऊंगा। हाँ, अब ये डिमांड क्या होती है, ये इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम इतने सारे हार्डवेयर को खरीद करके लगा दें और यूज़र कभी 10 हो जाए, कभी 100 हो जाए, कभी 1000 हो जाए, कभी 1 लाख हो जाए। तो वेबसाइट को मैनेज करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके सॉल्यूशन 2 ही है, यहाँ तो हम वर्टिकल स्केलिंग करें। वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है कि हम सीपीयू की कैपेसिटी बढ़ा दें। पहले एक सीपीयू जो 10 यूज़र को देख रहा था, अब उसका हार्डवेयर, हार्ड डिस्क, रैम वगैरह बढ़ा दी, वो 100 यूज़र देखेगा, ठीक है। या फिर उसकी हम हॉरिजेंटल स्केलिंग कर दें, नंबर ऑफ सीपीयूज इंक्रीज कर दें। एक सीपीयू 10 यूज़र के लिए काफ़ी है, मैंने 10 और सीपीयू लगा दिए तो 100 यूज़र को इजीली वो मैनेज कर लेगा। तो ये 2 मेथड हैं, लेकिन इन मेथड्स के साथ, इनके साथ मुझे नुकसान ही होगा। अब आपके लिए क्या होगा, अगर आपको कोई भी ऑन प्रेमिस मीन से क्लस्टर बनाना है बिल्डिंग के अंदर, तो आपको सबसे पहले बिल्डिंग चाहिए। उसके लिए उसकी कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, मेंटेनेंस, रंग रोगन जो भी आप करेंगे, 24 घंटे सिस्टम खुला होना चाहिए। उसके बाद आपको मेन पावर चाहिए उसके लिए, और मेन पावर के अंदर आपको मेंटेनेंस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, डेवलपर्स चाहिए, डेटाबेस इंजीनियर, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये सब आपको चाहिए ना, वहाँ पर आप लगाते हो सिस्टम। और उसके अलावा आपको हार्डवेयर भी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, फायरवॉल, राउटर, स्विचेस, जनरेटर, यूपीएस। 24 घंटे ऑन रखना है। 1 मिनट के लिए भी आपकी वेबसाइट गिरी, आपका डिमांड खत्म हो गई। तो इस सब का सॉल्यूशन क्या है, AWS। AWS क्या कहता है कि आप सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे और एक नहीं 1000 क्लस्टर वो आपके खुद मैनेज करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, सीपीयू उसके होंगे, बिल्डिंग उसकी होगी, डेटाबेस उसका होगा, बिजली उसकी होगी, लोग उसके होंगे। हाँ, डेटा सेंटर में हार्डवेयर पड़े, वो उनका हार्डवेयर वो हमें चार्जेस की बुनियादों पे देगा। अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब 10 यूज़र थे तो 10 कंप्यूटर थे, 100 हो गए तो मैंने बढ़ा दिए, फिर कम हो गए तो फिर अब मैं वापस बेच नहीं सकता। AWS क्या करता है, स्केल करके देता है हमें सिर्फ वही पे करना होता है जितने सर्वर हमारे चल रहे हैं। अगर 10 चलेंगे तो हम 10 का पे करेंगे, 100 चलेंगे तो 100 का। फिर अगर 10 पे हम आ गए तो फिर वो 90 काट देगा, 10 लगा देगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ वही प्रोवाइड करना, उसी की पेमेंट करनी होती है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है, इस पर आपका हेडेक ही नहीं, ये पूरा का पूरा AWS खुद मैनेज करता है। उसके बाद एक इसके अंदर सर्विस आती है क्लाउड फॉर्मेशन की। उस क्लाउड फॉर्मेशन पे जाके आप एक क्लिक करेंगे, पूरा आपका क्लस्टर बन जाएगा। आपको इंजीनियर की भी ज़रूरत नहीं है, ना आपको डेटा सेंटर की ज़रूरत है, ना कैपेसिटी। इतना बड़ा जो क्लस्टर पहले हमें बनाने के लिए बिल्डिंग लेनी थी, सीपीयू लेने थे, जनरेटर लेने थे, अब क्लाउड फॉर्मेशन पे एक क्लिक पर आप पूरा क्लस्टर बना सकते हैं।
सबकी दुनिया के जो सबसे बड़े ब्रांड्स हैं ना वो सब के सब आपके AWS पर शिफ्ट। कुछ भी AWS पर है। हाँ, 2010 में। और इस वक्त दुनिया में सबसे हाईली, बस 2 स्लाइड्स, हाईली डिमांडिंग स्किल जो है वो आपकी AWS की है। इस वक्त दुनिया में जो AWS पे कंपनियां जा रही हैं वो ये हैं आपकी, जो AWS को यूज़ कर रही हैं। इसके अंदर आपका नासा है, सीमेंस है, मैकडोनल्ड्स है आपका, और खुद भी होगा। ऑटोडेस्क है, एडोब फोटोशॉप है आपका, ESPN, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स भी। हाँ, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पेमेंट करने वाले कंपनीज हैं, पहले नंबर पे नेटफ्लिक्स है जो 1 महीने के $19 मिलियन अमेजोन को देता है, सिर्फ EC2 इंस्टेंस के लिए। जब हम पढ़ेंगे ना आगे। 2019 में भी सिर्फ Amazon ने $40 बिलियन। दूसरे नंबर पे ट्विच है जो 15 मिलियन देता है। तीसरे नंबर पे लिंक्डइन, फेसबुक खुद AWS यूज कर रहा है, टर्नर ब्रॉडकास्टिंग, BBC, बाइडू एंटीवायरस है, ESPN, एडोब फोटोशॉप, ट्विटर। ये सब कंपनीज 1 महीने के इतने मिलियंस अमेजोन को पे कर रही हैं अपने सर्विसेज चलाने के लिए सिर्फ। सर यूट्यूब नहीं है? नहीं, गूगल क्लाउड होगा। ठीक है। तो ये पूरा था आपका AWS का। तो AWS ने वो पूरा जो हेडेक था हमारा उसको कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर। और इस कोर्स के अंदर हम आपको यही बताएंगे कि ये सारी चीज़ें हम खुद से कैसे बना सकते हैं। आप खुद वेबसाइट बनाएंगे, उसका क्लस्टर बनाएंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे और उसको इंटरनेट से एक्सेस भी कर सकते हैं आप। जितने यूज़र बढ़े कम हो वो आपका हेडेक ही नहीं उसका, वो खुद ब खुद वही कंट्रोल करेंगे आप। प्राइसिंग भी कितनी कॉम्प्लेक्स है। और सबसे ज़्यादा जो आपको ये कहता है वो आपको प्राइसेस के अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें, हर एक चीज के लिए प्राइसिंग प्राइसिंग आपको वो खुद सजेस्ट करता है।